कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। एनफोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था, जरा बताइए। चलो तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और पहला क्वेश्चन करिए अभी। चलो तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। The president can appoint anyone as prime minister, even if the person is not a member of either of the parliament. A person who is appointed prime minister must become a member of parliament within 6 months. तो पहला स्टेटमेंट है, सही है, ओके। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर इवन इफ द पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, हाँ, क्यों? 75 का क्लॉज नंबर 5, एनीवन कैन बिकम अ मिनिस्टर, 75 का क्लॉज 5 फॉर द 6 मंथ, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट। या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी मेंबर होने की उसको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने के बाद उसको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप तो लेनी ही पड़ेगी। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स। ऑल ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। Consider the following statement regarding the Council of Ministers. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. The individual responsibility of ministers to the president is mentioned in the constitution. अब जैसे कि मैं कई बार चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है कि दिस थिंग इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंत फिर गो विद दिस थिंग कि भाई वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, वो भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यस, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। सर आपने बोला था इसमें 4 ही क्लास होगी, तो ये भी क्या खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, खत्म हो गया क्या अभी? क्या जिस दिन जब बोलेंगे 6 क्लास होंगे उस दिन नहीं बोलो, क्यों? हिसाब ने बोला 6 क्लास होंगी, 6 क्यों नहीं हुई? मिल जाएगा ब्रेक। चलो तो किया जाए अभी। The Prime Minister allocates portfolios among the ministers. A minister who is not a member of parliament cannot participate in the proceedings of the parliament. A minister who is not a member of parliament cannot गलत। Minister who is not a member of parliament, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना 6 महीने तक, 6 महीने तक वो मैक्सिमम पीरियड है उसके पास, जब 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। जब मेंबरशिप लेगा तभी वोट कर सकता है, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर सकता है। पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बात अलग है कि वो वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। वोट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके लिए मेंबर होना जरूरी है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, 1 3। अगला करिए। चलो आगे बढ़े। ऑलराइट, सो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन के तौर पे एक्ट करते हैं। यस, पीएम इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ही इज नॉट द लीडर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। सारी चीजें देखेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, आपको समझ में आएंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द मिनिस्टर्स। Ministers hold office during the pleasure of president. The president can remove a minister without the advice of the prime minister. A minister must be a Lok Sabha member to be appointed in the Indian Council of Ministers. वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लाइक जैसे एस जयशंकर है तो वो राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के नहीं है, लेकिन मिनिस्टर तो फिर भी है ना। पीएम कैन रिकमेंड द रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। यस, कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। पीएम कैन डिसमिस एनी मिनिस्टर डायरेक्टली। देखो डिसमिस तो कर सकते हैं मतलब, लेकिन उसको हटाने की जो अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है, वो किसके पास लाई करती है? वो लाई करती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। यस, अब इसमें कौन से आर्टिकल का यूज हो रहा है? ये जो तीसरा वाला है, एक सेकंड, आर्टिकल 78, ठीक है, यानी कि ड्यूटी जो है प्राइम मिनिस्टर की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेरे 1 एंड 3 ओनली, ठीक, क्लियर है। पीएम कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन, ये बोल सकता है रिजाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है वो करने के लिए, डिसमिस करने के लिए, खुद नहीं कर सकता। कैबिनेट इज रिस्पांसिबल फॉर पॉलिसी डिसीजंस व्हेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन। The existence of the cabinet is explicitly mentioned in the constitution and cabinet decisions are binding on all the ministers। बताइए कौन सा इसमें स्टेटमेंट है कथन सही है? कैबिनेट कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, तो कैबिनेट कोई अलग बॉडी है जो उसको पॉलिसी डिसीजन लेती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करती है। गलत है, बिकॉज कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो होल्ड कर रहा है मिनिस्टर, ऐसा कुछ अलग से उनका काम नहीं है। एक्जिस्टेंस ऑफ द कैबिनेट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल बताया था 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में इंसर्ट किया गया था, जो आपका नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि क्यों कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया था। जोड़ा गया था पता चलेगा आपको 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में, लेकिन क्यों जोड़ा गया था वो आपको वहीं पे पता चलेगा। कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। यस, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। 8 मिनिस्टर्स मस्ट टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस। यस, द पीएम एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। मिनिस्टर में बी फ्रॉम ईदर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, 1 and 3 राइट ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा कि हमने क्या पढ़ा था अभी तक। हमने अभी तक पढ़ा था पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रुकिएगा जरा एक सेकंड। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़े थे 5 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जिसमें कि जो पहला चैप्टर था वो था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में।
यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78. वी हैव डन दिस पार्ट, वी हैव डन दिस नॉट पार्ट, वी हैव डन दिस चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर यूनियन और आवर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 79 गोस टिल द आर्टिकल नंबर 122. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट. तो 79 से हमें शुरू करना है. तो 79 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के गठन के बारे में बात करता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ, भारत की एक संसद होगी जिसमें शामिल होंगे कौन? एक तो राष्ट्रपति होंगे और दो सदन होंगे. राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा. कौन से दो सेशन आपके हैं? कौन से दो सदन है आपके? तो दो सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा. तो लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस. ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे नहीं, देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड अज्यूम करो, बिकॉज इससे हमें बहुत आसानी होती है याद करने में, समझने में कि लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, फर्स्ट चैम्बर कौन सा है, सेकंड चैम्बर कौन सा है, इस तरीके से. तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि भाई हमारे इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के. एक तो होगा आपका लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा एंड तीसरा होगा प्रेसिडेंट. ठीक, 3 कंपोनेंट्स होते हैं. लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, लोकसभा को हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, और इसको हम बोलते हैं सेकंड चैम्बर. तो ये दोनों चीजें तो आई थिंक आसानी से याद हो जाएंगी कि लोकसभा नीचे है, ठीक है, राज्यसभा ऊपर है. तो ये लोअर हाउस, वो अपर हाउस. ये पहले आता है, जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ये पहले आएगा तो फर्स्ट चैम्बर, ये बाद में आएगा तो सेकंड चैम्बर. लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोगों का सदन बोलते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली यहाँ पर चुन के लोगों को भेजते हैं. ठीक है, जो लोग यहाँ बैठते हैं. राज्यसभा की बात करेंगे तो इसको हम हाउस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो लोग आते नहीं है, डायरेक्टली तो लोग इलेक्ट करके भेजते नहीं है पीपल ऑफ इंडिया. तो फिर यहाँ पे किस तरीके से इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, बिकॉज स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर. ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसको. तो ये नाम ध्यान रखना है. राज्यसभा को ही हम एल्डर्स हाउस भी बोल देते हैं. एल्डर्स हाउस क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे. इसी को ही हम परमानेंट हाउस बोलते हैं. परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं वो भी जानेंगे. ठीक है, ये दोनों रीजन आपको पता चलेंगे. बाकी काउंसिल ऑफ स्टेट भी आपको आगे पता चलेगा, आपको समझ आएगी. राज्यसभा में राज्यों से लोग चुन के आते हैं, तो इसलिए राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली यहाँ पर वोट करके लोगों को भेजते हैं. ठीक है, लोकसभा में, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं. और प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा इसलिए है क्योंकि कोई भी जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति, यानी कि नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सिंपल. ओके, राइट. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है, संसद का गठन दिया हुआ है. तो संसद में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. लोकसभा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, फर्स्ट चैम्बर है. राज्यसभा सेकंड चैम्बर है, अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, एल्डर्स हाउस है. और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं. एंड प्रेसिडेंट इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ अब हम यहाँ पे हमने पार्लियामेंट देख लिया. ठीक है, अब पार्लियामेंट ने लोकसभा राज्यसभा देखा. तो लोकसभा के बारे में थोड़ी सी जो फैक्ट्स हैं वो जान लीजिए. किसकी पहली सीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को. और कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, बना कब था? 17 अप्रैल 1952 को. जो पहली इसकी मीटिंग हुई थी, वो सीटिंग हुई थी, वो 13 मई 1952 को हुई थी. हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं. हिंदी नेम जो है लोकसभा और राज्यसभा, ये 1954 में अडॉप्ट किए गए थे, 1954 में. नहीं तो पहले हाउस ऑफ पीपल ही बोलते थे. तो लोकसभा हिंदी नाम है, ये 1954 में अडॉप्ट किया गया था. राज्यसभा, इसकी भी जो फर्स्ट सीटिंग है वो 13 मई 1952 को हुई थी. कॉन्स्टिट्यूट बट बस डिफरेंट डेट को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को. ओके, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं. हिंदी ने 1954 में अडॉप्ट किया गया था. स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इसको हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर एल्डर्स हाउस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अभी जैसे होता है अभी देखेंगे हम लोग. ठीक, तो ये 79 का हमने अभी देखा था. 79 में क्या लिखा हुआ है. अब हम आते हैं प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट क्यों इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, वो मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल एक्ट बन ही नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट के साइन ना हो, है ना. वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना करते ही नहीं है. तो इसीलिए इनको रबर स्टैम्प भी बोल देते हैं प्रेसिडेंट को, कि ये सिर्फ ठप्पा लगाने का इनका काम होता है. आर्टिकल नंबर 80 पे आते हैं, नीचे नंबर 80 पे आते हैं. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. किसकी बात करता है? राज्य परिषद की संरचना की बात करता है, राज्यसभा के संरचना की बात करता है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है. ठीक, तो 79 देखा, 80 पे आ रहे हैं. तो राज्यसभा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, 250. इन 250 में डिवीजन है. डिवीजन इस बेसिस पे है कि 238 तो निर्वाचित होकर आते हैं, 230 इलेक्ट होकर आते हैं, और जो 12 हैं वो नॉमिनेट होकर आते हैं, नामित होकर आते हैं. वैसे तो मैंने आपको कल बताया था इलेक्शन और नॉमिनेशन में डिफरेंस, बट फिर से समझो यहाँ से. इलेक्शन का मतलब होता है वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, जो जीतेगा चुनाव वो जाएगा, वो जीत जाएगा वो चुनाव और वही जाएगा. ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉमिनेट में क्या है कि जिसका मन हो, प्रेसिडेंट को जिसका मन हो उसको भेज सकता है. किस फील्ड में नॉमिनेशन हो सकते हैं? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा. ठीक है, इन सब क्षेत्रों में नामांकन हो सकते हैं. जो लोग हैं वो नामांकित हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं. ओके, जैसे कि सचिन देओल बोल रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर और सनी देओल. सचिन देओल हो गया. ठीक है, उससे तो दोनों का जो दोनों हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो इनको भी नॉमिनेट किया गया था एक टाइम पे, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं ये सचिन तेंदुलकर. तो सचिन तेंदुलकर की अगर बात करेंगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं है, स्पोर्ट्स में नॉमिनेशन हो सकता है. तो उनको सोशल सर्विस के तहत उनको नॉमिनेट किया गया था. ठीक है, उनको सोशल सर्विस के तहत नॉमिनेट किया गया था. वो बात अलग है कि एक तरह से सीट उन्होंने वेस्ट ही कर दी. वेस्ट इसलिए कर दी बिकॉज ज़्यादा अगर आप उनकी वो देखेंगे कितने दिन वो प्रेजेंट रहे, एब्सेंट रहे, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है कितना ज़्यादा जो है इन्होंने सीट एक तरीके से वेस्ट कर दी. डू यू नो कि विजय माल्या भी एक टाइम पे रह चुका है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा का मेंबर. ठीक, तो 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं. इसमें 238 इलेक्ट होकर आएंगे, 12 नॉमिनेट होकर आएंगे. प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, 245. इसमें 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड है. 5 सीट्स खाली रखी गई हैं. 5 सीट्स क्यों खाली हैं? वो जैसे कि कुछ ऐसे रीजन जैसे पीओके, एक्साइचिन, ये सब इंडिया के हिस्से हैं, या फिर इंडिया इन फ्यूचर कोई और भी, क्योंकि आपको पता है पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक्साइचिन हमने देखा था, इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है. तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो इंडिया के ही हैं, लेकिन अभी किसी और कंट्री ने इन पर कंट्रोल जमा के रखा हुआ है. तो इसलिए जब इन फ्यूचर ये इंडिया का पार्ट बनेंगे तो उन पार्ट को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और उनको जब देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है सीट्स वैकेंट रखनी पड़ेगी. तो और भी हो सकता है कि हम किसी और भी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना लें. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं. इसमें कभी करंट में 245 है, 238 निर्वाचित होकर आएंगे और 12 नामित होकर आएंगे. किस फील्ड से आएंगे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस. इसको अगर आपको आसानी से याद करना है तो लिसास करके याद कर सकते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस. ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन
किस तरीके से होता है राज्यसभा में वो जानिए, किस तरीके से लोग चुन के आते हैं वो जानिए। तो मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो मैंने समझाया था जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोगों ने समझाया था, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं समझाया था, जो भी समझाने वाला हूं मैं आपको, ठीक। ओके, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या समझो। पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि पीपल आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली। क्या कभी आपने सुना है कि राज्यसभा पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और आप उसमें वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट आपको पता तक नहीं चलता है कि राज्यसभा के चुनाव है, तभी तो आपको नहीं पता कि क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ये सब क्या होता है। देखो, लोकसभा में, यहीं पे लोकसभा का भी समझ लो, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयर रहो कि तुम लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, तो वोटिंग हुई थी ना, पोलिंग बूथ पे वोट लोग डालने जा रहे थे ना, चाहे भले आप गए हो ना गए हो, ठीक है। तो वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आगे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझना इसलिए जरूरी है ताकि दोनों में अंतर समझ सकें क्या है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और यहाँ पे चलता है, जिसको कि हमने यूके एंड फिर ब्रिटेन से लिया है, और यहाँ पर चलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अंतर समझिए दोनों में क्या होता है। 2014 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, ठीक है, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये है, ये छोड़ो, ये आप देख पा रहे हो, मतलब पहले इसको देखो, आप जरा इसी को देख लो। बीजेपी को पूरे भारत के 31% वोट मिले थे, जितने वोट पड़े थे उसका 31%। कांग्रेस को 19.5% मिले थे, कोई बहुत बेकार तो नहीं है, ठीक है। बीएसपी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आई थी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, समझ रहे हैं आप। बीजेपी बोलो, बसपा जो मायावती जी की पार्टी है, पता होगा आई थिंक, ठीक है। बसपा जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यस। कैन 238 राज्यसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? बिल्कुल करते हैं, ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है। इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं वोट, ठीक है। और ये फालतू के अगर किसी ने यहाँ पर कमेंट किए तो ध्यान रखना परमानेंटली ब्लॉक हो गए। अभी तो मैं टाइम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फालतू कमेंट यहाँ पे किए जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा ब्लॉक हो गए। अब सिर्फ डाउट पूछना है यहाँ पे, ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो सीरियस होकर यहाँ पे जरा देख लो, ठीक है। तो बीएसपी को 4.2% वोट मिले थे, एआईएडीएमके 3.27% वोट। एआईएडीएमके तो आपको पता होगा, जो तमिलनाडु की आपकी पार्टी है एआईएडीएमके, कितने वोट मिले इसको? 3.27%, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट है ना। देन आपकी तृणमूल कांग्रेस 3.84% वोट। तो ये सब है, ओके ओके। अब जरा ये देखिए, बीजेपी 2014 में लेके आई 282 वोट, सॉरी 282 सीट, कांग्रेस लेके आई 44 सीट, एआईएडीएमके लेके आई 37 सीट, बीजू पटनायक या फिर जो नवीन पटनायक उनके बेटे जो अभी तक ओडिशा के सीएम रहे थे, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन इससे पहले रहे थे 3 टर्म से लगातार, तो वो 20 सीट उनकी पार्टी की आई लोकसभा में, और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की आई 16। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बीजेपी की 31% सीट, 19.3%, एआईडीएमके की 3.27% वोट, सीट कितनी निकाल के लेगा? 37। बीएसपी 4.2%, कितनी सीट निकालेंगे लगभग गेस? अगर एआईएडीएमके को 3.27% में 3.27% वोट मिला है, पूरा जितने वोट पड़े, मान लो कि 100 वोट पड़ा है, तो 100 में से ऑन एन एवरेज 3 वोट पड़ा है एआईएडीएम को, उसमें 37 सीट निकाल लेगा। बसपा जो 4.2% वोट लेके आई, उसको कितनी सीट मिली होंगी लगभग गेस? एनी गेस? एनी गेस? समझ रहे हो? बीजू जनता दल 2% भी नहीं वोट मिला है, 20 सीट निकाल के ले गया। बीएसपी देख लो तुम, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा, 0। क्यों हो गया ऐसा? तो मायावती तो कहेंगे हे प्रभु हे हरिराम ये क्या हुआ, एकदम से 0 सीट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव और लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ, ये कांग्रेस का विधायक है, सांसद है, मान लो सांसद के चुनाव करवा रहे हैं, पर ये बीजेपी का है, ठीक। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 49% वोट शेयर है कांग्रेस वाले का, 51% वोट शेयर है बीजेपी वाले का, लेकिन भैया जीता कौन? बीजेपी वाला। तो सीट किसकी निकली? बीजेपी की। कांग्रेस 0 आया खाते में। अब ऐसे मान लो कि 5 सीटें हैं जहां कांग्रेस वाले को 49 मिल रहा है, बीजेपी वाले को 51 मिल रहा है, कांग्रेस वाले को 48 मिल रहा है, बीजेपी वाले को 52 मिल रहा है, 0 0 0 0 1 1 1 1। भैया वोट शेयर तो मान लो सब में यही होता है, सब में 49 का। तो वोट शेयर कांग्रेस का 49% है, बीजेपी का 51%, मात्र 2% का, लेकिन सीट 0 आई कांग्रेस की और बीजेपी की 5 निकल गई। समझ पा रहे हो? यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो पहले पास कर गया, फर्स्ट जिसने पास कर ली पोस्ट को, पहले जो आगे निकल गया, सीट उसकी हो गई। लूजर गेट्स 0, लूजर गेट्स नथिंग, विनर टेक्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो पार्टीज को उनके वोट शेयर परसेंटेज के बेसिस पे उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट मिलती। कहां? वहां, कहां? राज्यसभा में। अगर मतलब अगर लोकसभा के चुनाव तो लोकसभा में, अगर ऐसा होता सिस्टम तो, अगर ऐसा सिस्टम होता तो, अगर मान लो कि 100 सीटें हैं, 100 सीटें मान लेते हैं, तो उसमें 31 जाती बीजेपी की, लगभग 19 लोग जाते कांग्रेस के, वहां पे लोकसभा में जाके बैठते, लगभग 4 लोग जाके बैठते बसपा के, 3 लोग बैठते लगभग एआईएडीएमके के जाके, 3 लोग जाके बैठते तृणमूल कांग्रेस के, 3 लोग जाके कम्युनिस्ट पार्टी के बैठते हैं, मार्क्सिस्ट के, बीजू जनता दल का सिर्फ 1 लोग और एनसीपी का सिर्फ 1 लोग, इस तरीके से। यानी कि इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। अब तुम्हें जितने प्रोपोर्शन वोट मिले उस प्रोपोर्शन में तुम्हारे लोग जाके बैठेंगे। तो बात ये आती है कि लोकसभा में इस सिस्टम को क्यों नहीं रखा गया? ये तो ठीक लग रहा है कि हाँ यार, एटलीस्ट जितने लोगों ने वोट दिया होगा, भारत के जितने वोट पड़े होंगे उसके 4.2% वोट निकाले जाए तो बहुत वोट होंगे। इतने लोग चाहते थे कि मायावती जी की पार्टी के जो है लोग जाके बैठे, लेकिन एक भी लोग नहीं जा पाए। तो बड़ी गलत बात हुई, गलत तो है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। जैसे कि कल हमने देखा था कि कैसे 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल गए। अगर ये सिस्टम रख दिया जाए तो 10 साल में कोई वो वाली बात नहीं कि 20-30 प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। स्टेबल गवर्नमेंट बनना काफी मुश्किल है। क्यों? बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिला है, सीट निकाल के लेगा 282,
सीट कितनी होती है? 550 कंसिडर करते हैं लोकसभा की, 550, ठीक है, 550%। अब 550% का, ठीक है, 550% का 30%, 31 है ना, 31% में 30% निकाल लेता हूँ सो दैट की कैलकुलेशन आसान हो। 165 लोग ही जा पाते, 166 लगभग लोग मान लो, 165-66 लोग बीजेपी के जा पाते। अगर कांग्रेस का 19.3 कंसिडर करके 20% कंसिडर कर लूँ, 20% का मतलब कितना है? 1/5, 110, यानी 110 लोग जाके बैठेंगे कांग्रेस के, लेकिन गए कितने? 44, 50 भी नहीं जा पाए। सोचो अगर 165 इनके हो जाते, 110 इनके हो जाते, तो किसी को मेजोरिटी मिली क्या? नहीं मिली। मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी के लिए 550 डिवाइड बाई 2+1, 276 सीट निकाल के लानी है। बीजेपी अपने अपने आप से बन गई भाई, अपने आप से उसने बना ली सरकार, किसी की हिम्मत अभी ला ले। लेकिन सोचो अब 165 इनके, 110 इनके, अब क्या होगा? अब अभी 75 का आंकड़ा पहुंचाना है। तो अगर ये सिस्टम रख दिया तो मेजोरिटी तो भूल के भी नहीं आएगी। मेजोरिटी कब आएगी? जब ये समझ लो 51% वोट, अपने आप में बहुत होता है वो, समझ रहे? तो इसलिए लोकसभा के चुनाव में इसको रखा नहीं गया है, राज्यसभा वाले में रखा गया है। ओके, ठीक है। तो कोई भी पार्टी मेजोरिटी बना ही नहीं पाएगी फिर तो, और फिर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी रहेगी, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो फिर हो चुका। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। हाँ, बिहार में भी यही हुआ है। अब जैसे कि हम देखें जनस्वराज को, कुछ तो मिला होगा, 1.5 से 2% वोट शेयर रहा है जनस्वराज का, 2 से तो नीचे ही रहा है शायद, लेकिन सीट कितनी आई है? 0। हाँ बिल्कुल, अक्षित कुमार डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल सर्विस। 0 सीट वाला बताओ ना फिर से, पीछे कर लो उसको, वीडियो का पीछे भी किया जा सकता है। चलो, तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा का मतलब क्या होता है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का राज्यसभा का मतलब ये है कि हर राज्यों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। यूपी 31 सीटें लेकर बैठा है, सिक्किम, गोवा जैसे छोटे छोटे स्टेट, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, इन सब की एक एक सीट है, सबकी एक एक सीट है। यूपी की 31 सीट है, वेस्ट बंगाल की 16 सीट है, गुजरात की 11 सीट है, ठीक है, गुजरात की 11 सीट है, इवन बिहार की 16 सीट है, महाराष्ट्र की 19 सीट है, तमिलनाडु की 18 सीट है, कर्नाटक की 12 सीट है, एमपी की 11 सीटें हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से जो मैंने स्टेट याद लिखे हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और याद कर लो, राजस्थान। राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है, हमने देखा था एरिया के टर्म्स में, लेकिन सिर्फ 10 सीट। लेकिन यूपी सबसे बड़ा है जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इसीलिए यूपी की सबसे ज़्यादा सीट है। अनलाइक इन यूएसए में क्या, जो उनका अपर हाउस है वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट से दो 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 सीट निकल के आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, छोटा स्टेट जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ कम सीट निकलेंगे, जहाँ ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा निकलेंगे, उसी हिसाब से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स निकल के आती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ सब एक एक सीट है, ठीक, क्लियर की चीज़। अब सारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, क्योंकि जो विधानसभा के लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं, वो चुन के भेजते हैं, वहाँ पे वोटिंग होती है, और वो लोग क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनेगा किसके द्वारा? हमारे द्वारा। जैसे कि बिहार में चुनाव हुए, लोगों ने चुन के भेजा, विधानसभा में बिठाया लोगों को बिहार के। अब ये लोग जो हैं अपने स्टेट से जो 16 लोग हैं उनको भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन है, तो मान लो वोटिंग होती है, और मान लो कि इस तरीके से वोटिंग होती है, 31% जो वोट हैं वो बीजेपी के पड़े हैं, और आईएनसी को पड़े 19.3% वोट। तो इतनी परसेंट सीट जितनी भी मान लो वैकेंसी है राज्यसभा में, मान लो 10 वैकेंसी है, तो 10 में से 31% इसका जो निकलेगा उतनी सीट बीजेपी की जाएगी, लगभग 20% जो निकल के जाएगा वो आईएनसी की सीट निकल के जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इसमें पार्टी के लिए वोट किया जाता है, पार्टी के लिए। लेकिन जैसे विधानसभा के चुनाव गए, लोकसभा के चुनाव गए, उसमें पार्टी के लिए वोट नहीं करते, प्रत्याशी के लिए वोट करते हो। जैसे अभी विधानसभा वो बात लगी, लोग पार्टी देख के वोट देते हैं, ठीक है, तो लेकिन वोट आप प्रत्याशी करते हो। जब आप जाते हो वोट देने, तो देखते हो ना कि हमारे प्रत्याशी कौन है, बबलू भैया की, टिंकू भैया है, कौन भैया है, वो देते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी, हमें नहीं पता कि यहाँ से कौन चुना जाएगा, बस हमने तो कमल का बटन या फिर लैंप का बटन या हाथ का बटन या जिसका बटन, झोले का बटन दबा दिया, वो तो दबाते ही भैया, वो तो पता चलता है ये प्रत्याशी इस पार्टी से खड़ा हुआ है, लेकिन देते तो वो प्रत्याशी को ही हो ना, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो वो बंदा जीत गया, वो प्रत्याशी जीत गया, तो विनर टेक्स ऑल। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या, आप पार्टी वोट देते हो और उस पार्टी का जितना शेयर है उतने शेयर के लोग वहां पर भेज दिए जाते हैं, तो हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से उसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो विधानसभा के लोग हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, वो चुन के भेजते हैं कहां पे? राज्यसभा में। और सारी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। यूटी सिर्फ 2 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। कौन? एक तो दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी, ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ इनका रिप्रेजेंटेशन है अभी राज्यसभा में। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, और स्पेसिफिक पूछा करो, ऐसा नहीं कि वंस मोर। बढ़िया, अभी लोकसभा की ओर, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी बात करें, जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी एक यूटी है, पहले तो स्टेट होता था, अभी एक वो यूटी है, तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है, ठीक है। 3 यूटी हो जाएंगे आपकी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा पे, तो यहाँ पे टोटल 550 मेंबर हो सकते हैं, वहाँ पे 250 हो सकते हैं, 250, यहाँ पे 550 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 530 आएंगे स्टेट से और 20 आएंगे यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 550 हैं, कितने? 543, 543। पहले 552 हो सकते थे, 552, जिसमें कि नॉमिनेटेड भी मेंबर हो सकते थे 2, जैसे कि हमने राज्यसभा में देखा 238 निर्वाचित होते हैं, 12 नामित होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन लोकसभा में भी पहले नॉमिनेशन होता था। लोकसभा में पहले प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता था। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके जैसे फादर इंडियन हुई, मम्मी जो है वो फॉरनर हुई, तो एंग्लो इंडियन हो गए, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को तो नॉमिनेट करना ही होता था, ऐसा प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 104 है, यानी कि संविधान का जो संशोधन नंबर 104 है, उसने जो 2019 में था, उसने ये पर्टिकुलर चीज को खत्म कर दिया था कि 2 एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट लोकसभा में, वो खत्म कर दिया। तो 552 की जगह 550 हो गया। और इनफैक्ट एक और चीज हुई थी कि जो SC ST का रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत ये रिजर्वेशन दिया गया है? SC ST को आर्टिकल नंबर 330। देखो, विमेन का रिजर्वेशन तो भी 106 अमेंडमेंट एक्ट से मिला है, लेकिन SC ST के लिए रिजर्वेशन बहुत पहले से था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड था कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, 330 में, ठीक है। और 331 के अनुच्छेद 331 के तहत इनको रिजर्वेशन मिला था, जो कि हर 10 साल तक इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी सरकार ने इसको खत्म कर दिया और SC ST रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया आगे और 10 साल के लिए, ठीक है। 332 में अगर बात करेंगे तो 332 में लिखा हुआ है SC ST के रिजर्वेशन विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप रिकॉल ऐसे रिलेट किया करो, जैसे लोकसभा केंद्र में होती है तो ऐसे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स में, राज्यों में, तो वहां पे
आर्टिकल नंबर 332 के तहत एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था गवर्नर, उसको खत्म कर दिया गया। सॉरी, 332 के तहत प्रोवाइडेड है एससी एसटी का रिजर्वेशन, ठीक है, जो कि एक्सटेंड किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और एक जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था आर्टिकल नंबर 333 के तहत 333, उसको खत्म कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो गवर्नर नॉमिनेट करता था। वो जब वहां पे आएंगे तो उसको भी वहां पर पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है इसलिए मैंने बताया। तो 330 अनुच्छेद में किसका रिजर्वेशन, एससी एसटी का, 331 में एंग्लो इंडियन का, एससी एसटी का बढ़ा दिया गया, उसका खत्म कर दिया गया, ठीक है। सभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। राज्यसभा की तरह इन लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, ठीक है। एंड पैरिटी मेंटेन अमंग इंटर इंटरस्टेट, वो क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। लेकिन ध्यान रखना, जो नई आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसमें लोकसभा को ग्रीन कलर दिया गया है और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो इसको रेड कलर दिया गया है। इट रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड पीपल हियर इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। रेड कलर आर से राज्यसभा, ये रॉयल्टी और जो सैक्रिफाइसेस हैं उन सबको दिखाता है, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। जैसे यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें यूपी की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूपी की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, यहाँ पे 82 सीट्स हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की 42 सीट्स हैं, 42। बिहार की 40 सीट्स हैं, ठीक है, क्लियर। देन महाराष्ट्र की 48 सीट्स हैं। देन आपकी एमपी की 29 सीट्स हैं, 29 सीट हैं, ओके। और कर्नाटक की 28 सीट है, आंध्र प्रदेश की 25 सीट है, ठीक है। तो ये थोड़े जो मैंने स्टेट लिखे हैं बड़े बड़े, इनकी सीटें याद कर लीजिएगा। बाकी लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, यहाँ पे सब एक एक इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि हमने ये देखा था राज्यसभा में सभी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं है वहाँ का। यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, अंडमान निकोबार से 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है, लक्षद्वीप से 1 होता है, पुडुचेरी से 1 होता है, चंडीगढ़ से 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है यूटीज का, सारी यूटीज का। लेकिन वहाँ सिर्फ 3 यूटीज का था। किस किस का था? वहाँ पे था आपका दिल्ली का, पुडुचेरी का और जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे विधानसभा है सिर्फ वहीं पे। यहाँ पे सबका है, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी। दिल्ली के यहाँ पे 7 सीटें निकल के आती हैं, अंडमान निकोबार की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1, चंडीगढ़ की 1, लद्दाख की 1, जम्मू कश्मीर की 5, इस तरीके से। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की 2 हैं, याद करो, दादरा नगर हवेली है और दमन और दीव है, तो दोनों की 1 2 हो गई है, ठीक है। अब आते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब ये सीटें डिसाइड कौन करता है, किस बेसिस पर डिसाइड होती है? तो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। पॉपुलेशन कौन डिसाइड करता है, कैसे सारी चीजें डिसाइड होती है? तो इसके लिए एक बैठता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। आर्टिकल नंबर जो 82 है, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये किसकी बात करता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की। ये बोलता है डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल नंबर 82 कि हर सेंसस के बाद, आफ्टर ईच सेंसस, जब भी एक जनगणना होगी जो हर 10 साल के बाद होती है, ठीक है। पिछले 2011 में हुई थी, लेकिन अगली 2021 में नहीं हुई थी, कोविड की वजह से फिर चुनाव आ गए थे, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंसस वगैरह तो होता रहेगा, तो अब सेंसस हो रहा है, इसके डेटा वगैरह जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, है। तो जो सेंसस है वो 10 साल में होता है, और जब सेंसस हो जाए, यानी कि जब सेंसस हो जाए, तो एक परिसीमन आयोग का गठन होगा, जो नई जनसंख्या के हिसाब से, नई पॉपुलेशन के हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा कि अब किस राज्य की कितनी सीटें आनी चाहिए। डिवीजन 2 तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से डिवीजन होता है। एक तो कि भैया महाराष्ट्र की कितनी सीटें आएंगी, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, ठीक, महाराष्ट्र की कितनी सीटें, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, महाराष्ट्र में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल के आएंगी। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से अभी हमने क्या देखा था, 48 सीट है, 48 सीट है, ठीक। एमपी से 29 सीट है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है। तो यहाँ से 29 सीट निकल के आएंगी, पॉपुलेशन कम है, 48 सीट ज्यादा है पॉपुलेशन, ठीक। ये तो हो गया, इसको हो गया इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट क्या है? इंटरस्टेट और इंटरस्टेट क्या लिखा था, दिखा था आपको कि इंटरस्टेट और इंटरस्टेट पैरिटी मेंटेन करी जाती है, समानता बनाई जाती है। कैसे? कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरीके से सीटें दी जाएं कि एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो सेम पॉपुलेशन को, कि अगर एक बंदा महाराष्ट्र का रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख लोगों को, तो ऐसे एमपी का भी एक बंदा 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से 48 सीट निकलेंगे, 29 सीट निकलेंगी, ठीक। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, क्यों भैया? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, जैसे विदर्भ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, नई मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी हिलोनावला हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको बांटा जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि पूरे एमपी का, सॉरी पूरे महाराष्ट्र का सिर्फ एक लोकसभा में बैठा, 48 लोग बैठे हैं। इन 48 लोगों को इस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा कि 48 लोग, हर एक 48 इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। उसी तरीके से यहाँ पर उसी हिसाब से डिवीजन होगा कि जो 29 लोग हैं उस हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, ठीक। बात समझ आती है बेटा? ध्यान से समझिए, अगर नींद लगी तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि रिपीट तो मैं करूंगा नहीं, तुम्हें पता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा अपना चमक के बैठो जरा, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार पता नहीं ना, अंदर से आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको पॉज करो और 10 पुशअप मारो, सारा मन कर, फिर भी ना हो तो जरा दौड़ो जरा 3-4 किलोमीटर जाके रोड पे, और फिर आगे बढ़ो, जबरदस्त मन लगेगा, एकदम सारा फील आ जाएगा एकदम, ठीक है। ध्यान समझो, तो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट पैरिटी मेंटेन की जाती है। इंदिरा गांधी के टाइम पे देखो, इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन एक्ट बने, डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया 1951 के जनगणना, उसके बाद 1952 में, फिर 61 में जनगणना, उसके बाद 62 में, 71 में जनगणना, उसके बाद 72 में बिठाया गया, और फिर 2002 में बिठाया गया, ठीक। यहाँ तक 19 हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी थी 1976 की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम धीरे बढ़ रही थी, और यूपी बिहार वाले तुम जानते हैं धक्का जाते एकदम, ये ले तो एकदम पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा वो भी बढ़ रहा था, लोकसभा था, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होता है रिप्रेजेंटेशन, तो ये लोग का ज़्यादा लोग बैठ रहे थे, ये लोग कम जा पा रहे थे लोकसभा में। तो लोग ये सदर्न स्टेट वाले गए इंदिरा गांधी के पास, बोले कि क्या भैया, एक तो आप बोलते हो कि पॉपुलेशन रोको, और हम रोक रहे हैं, उससे वो क्या रहा है, हमें नुकसान हो रहा है कि हमें कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है सेंटर में, पार्लियामेंट में हमें कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, और ये यूपी और बिहार वाले लगे हुए धक्का पेल मचाने में, एकदम रुक ही नहीं रहे हैं, और इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये ठीक है, वही होता है ना कि पूरे मजे भी कर रहे हैं, और ठीक है, और सजा मिलने की जगह इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो बात तो सही है। इंदिरा गांधी ने कहा, तो 1976 में 42 अमेंडमेंट से सीट को फिक्स कर दिया गया 1971 के सेंसस के हिसाब से, 2000 तक के लिए कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और 1971 की जो जनगणना थी उसी हिसाब से ही सीटों का आवंटन किया जाएगा। 1971 की जनगणना उसके हिसाब से, ये 1971 के हिसाब से, तब देखो सोचो अभी अगर कर दिया तो क्या हाल होगा, ठीक है। फिर 84th अमेंडमेंट 2001 में, फिर 2000 तो हो गया, फिर 2000 अब करना कि नहीं करना, तो 84th अमेंडमेंट किया गया, और फिर से इसको जमा दिया गया 2026 तक, कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा। 87th अमेंडमेंट ने क्या कहा कि डिलिमिटेशन जो है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस होगा, है 1971 में 2000 ना यहीं पे काफी लोग चकरा जाते हैं, कैसे चकराते हैं, देखो ध्यान से समझना। मैंने तुमसे क्या बोला, ये सीटें 48 निकल के आई, ये 29 निकल के आई, ये 1971 के सेंसस के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक। लेकिन विद इन द स्टेट ये जो सीटें डिवाइड हो रही हैं, विद इन द स्टेट जो सीटें डिवाइड हो रही हैं, इसमें पॉपुलेशन
इसमें पॉपुलेशन 2001 की जनगणना के हिसाब से ले लो, समझ रहे हो? यानी वो तो फ्रीज है 1971 कि भैया महाराष्ट्र 48 निकल के आएंगे, यूपी के 80 निकल के आएंगे एंड सो ऑन, ठीक, वो 1971 के हिसाब से फिक्स है। विद इन द स्टेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहां पे किस हिसाब से डिवीजन होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी निकलेगी, कौन सी छोटी निकलेगी, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है? इसमें भी नेहरू की गलती, बिल्कुल ऑब्वियसली नेहरू की गलती। इंदिरा गांधी इज बिकॉज ऑफ नेहरू, एंड इंदिरा गांधी ने किया तो गलती किसकी लगेगी? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? सर किसी को मिर्ची लगी जाने दो, क्या हो, किसको मिर्ची लगी? मिर्ची लगी 2-3 और लगा लेना जाके अपने, जहाँ लगी हो। 83 पे आते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, सदनों की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मैं अलग अलग समझना है। राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती है, ठीक है? देयर इज नो ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि यहाँ पे इसका खुद का कोई टेन्योर नहीं है, ये सदन कभी खाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1/3 मेंबर इसमें रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में। तो इन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। काफी लोगों को समझ नहीं आई होगी बात है, 2 साल होता है कि 6 साल? समझ ना आया हमको तो, समझ लो यहाँ पे ये राज्यसभा, ठीक। हर 1/3 सदस्य जो है 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। जैसे ये लोग अभी चुन के आए, मान लो कि 2020 में, ये लोग चुन के आए थे 2022 में, ये लोग चुन के आए थे 2024 में, क्योंकि एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। चलो भैया एक साथ लोकसभा नहीं होते हैं, चलो खत्म, आ जाओ फिर से मैदान में आ जाओ, फिर से चुनाव होते हैं, फिर से डिसाइड होता है किसी पार्टी बनेगी, है ना? यहाँ ऐसा नहीं होता है कि चलो भैया अब खत्म हो गया, सब साफ हो गई, फिर से चुनाव करना, एक साथ नहीं होते, बारी बारी में होते रहते हैं, 2 साल में होते रहते हैं, 2 साल में होते रहते हैं। तो ये चुनेगा, फिर ये चुनेगा, फिर ये चुनेगा, ठीक। 6 साल का टर्म होता है, मतलब 2020 वाला रिटायर होगा 2026 में, हाँ, 2022 वाला रिटायर होगा 2028 में, 2024 वाला रिटायर होगा 2030 में। एवरी वन थर्ड मेंबर रिटायर इन एवरी 2 ईयर्स। अब समझ आ गई बात? हर 1/3 मेंबर जाता जा रहा है 2 साल में, 1/3 गया 2026 में, 1/3 गया 2028 में, 1/3 गया 2030 में, जाते भी जाते हैं 1/3, आते भी जाते हैं 1/3, तो खत्म नहीं होता वो कभी, परमानेंटली चलता रहता है। 1/3 2 साल में जाते रहते हैं और हर मेंबर का टर्म होता है 6 साल का। लोकसभा में 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, हाउस का भी और मेंबर्स का भी, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कोई नहीं हुई, ठीक है। तो टर्म 5 साल का है, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बारी में 1 साल के लिए। ये मैं इमरजेंसी में समझाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा एक बारी में 1 साल के लिए मतलब क्या है, ठीक है। तो किया जा सकता है इसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी, लेकिन एक बार में परमिशन लेके पार्लियामेंट से एक बार किया जा सकता है सिर्फ, ठीक। और इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ। ये इमरजेंसी में समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी अगर अभी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, अगर एक्सटेंड किया गया है, अगर इमरजेंसी खत्म हो गई 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाने चाहिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है। और ऐसा नहीं एक्सटेंड किया नहीं है, किया भी गया है, ठीक है। 2 मतलब 2 साल के एक्सटेंड किया गया 1975 से 77, ठीक है। 1971 में चुनाव हुए थे तो उस हिसाब से 75 में डिजॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन 1975 में, 76 में, 77 में जाके हुई थी, फिर हुए थे चुनाव और तब जाके आई थी जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, तो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था इसको, ठीक है। एक बार में 1 साल किया जा सकता है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी किया जा सकता है, लेकिन एक बार आपने परमिशन ली तो 1 साल के लिए, फिर से अगर इमरजेंसी भी लगी हुई है फिर से परमिशन लो, फिर 1 साल के लिए, ठीक है। यशराज जी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इसलिए उड़ा दी बिकॉज वो ये बैच की वीडियोस हैं, प्राइवेट हो जाती हैं, फिर परमार अकेडमी जो एप्लीकेशन वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। सर ये टर्म 5 साल का मतलब, 5 साल का मतलब ये है कि मैक्सिमम 5 साल के लिए ये रह सकते हैं ऑफिस में, मैक्सिमम 5 साल। यानी कि अभी जैसे 2024 में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, चुनाव हुए थे 2024 में, अब मैक्सिमम 2029 में, 2029 तक रहेंगे, 2029 फिर चुनाव होंगे। वो बात अलग है कि उस टाइम पे आपातकाल लगा हो और उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए, पहला। दूसरा, ये मैं मैक्सिमम पीरियड की बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो हो सकता है कल सरकार गिर जाए, हाँ हो सकता है सरकार दिसंबर में अभी विंटर सेशन आएगा, हो सकता है गिर जाए, गिरने को वैसे गिरेगी नहीं, क्योंकि सब बस अगेन बीजेपी के पास खुद का पूरा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट ले रखा है उसने सरकार बनाने के लिए। अगर उन्होंने मान लो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और अविश्वास प्रस्ताव मान लो पारित हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी हम देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, गॉन, खत्म, ठीक है। या तो अगर प्रेसिडेंट बोलेगा किसी की है हिम्मत जहाँ पर वो फ्लोर में प्रूव कर दे, नहीं अगर हिम्मत है कि मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है तो फिर से चुनाव होंगे, समझा? तो मिनिमम का तो कोई सीमा नहीं है, 2 साल 3 साल, ठीक है, 10 दिन 20 दिन, मैक्सिमम 5 साल, बस 5 साल के बियॉन्ड नहीं, और उसे एक ही केस में बियॉन्ड जा सकता है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, खत्म। 84 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए और मिनिमम एज अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो 25 साल और अगर राज्यसभा चुनाव लड़ना है तो 30 साल। एंड अदर क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। अदर क्वालिफिकेशंस कहाँ लिखी गई हैं? तो जैसे आपका ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, 1951 का, उसमें लिखी हुई है अदर क्वालिफिकेशंस, राइट। तो अदर क्वालिफिकेशंस कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है जो आरपीए ऑफ 1951 है उसमें, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले होता था कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो वहीं से आपको इलेक्टर भी होना होता था उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन उसको हटा दिया गया। रिक्वायरमेंट फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी इलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज डिस्पेंस्ड विद इन 2003। जैसे कि मनमोहन सिंह असम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के भेजे गए थे राज्यसभा में, ठीक है, बिकॉज वो कल देखा था लोकसभा के मेंबर तो थे नहीं, लेकिन वो थे कहाँ से? पंजाब से, पंजाब का उनका इलेक्टोरल वो वोटर कार्ड बना था, लेकिन वो थे कहाँ से? रिप्रेजेंट कहाँ से कर रहे थे? असम से। पहले 2003 से पहले हुआ करता था कि जिस भी सीट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ से आ रहे हो स्टेट से, वहाँ के इलेक्टर होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को खत्म कर दिया गया 2003 में। जो भी चीज़ सांसदों और विधायकों के एकदम प्रगति में बाधा बनेगी उसको तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में खत्म करना, तो ठीक है, तो हर चीज़ को खत्म कर देंगे जो उनके आड़े आएगी। 85 दिस टॉक्स अबाउट, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रमोशन, डिसोल्यूशन ऑन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद की सलाह पर संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है, ठीक है। पहले तो तुम्हें समझ लो सेशन का होता क्या है। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के मैक्सिमम। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। बजट सत्र फरवरी में शुरू होता है, अप्रैल तक चलता है, मानसून जुलाई में शुरू होता है, अगस्त तक चलता है लगभग, और विंटर सबसे शॉर्टेस्ट होता है दिसंबर में। जैसे अभी इस बार वाला जो शीतकालीन सत्र है वो हफ्ते भर बाद 1 तारीख से शुरू होगा, 1 दिसंबर से शुरू होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा, बहुत शॉर्ट होता है, सबसे लंबा होता है बजट सत्र, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, टाइम पता नहीं चलता, अभी तक अभी तो बजट है ना आया था, देन अभी बजट आया था, अभी देखो फिर से फरवरी आएगी, फिर से बजट आएगा, खैर तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसको समन करना, नहीं बुलाना। जैसे 1 दिसंबर को इस बार का शीतकालीन सत्र आएगा तो इसको बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्या करेगा? समन करेगा।
समन मतलब बुलाना, ठीक है, समन करना मतलब बुलाना। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सेशन को प्रोरोग कौन करेगा? प्रोरोग का मतलब है सत्र आसान करना कि भैया चलो खत्म हो गया सेशन, निकलो अपने अपने घर, प्रेसिडेंट। डिसॉल्व कौन करेगा? डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। डिसॉल्व क्या होता है सर? समन तो बुलाना होता है, प्रोरोग तो मतलब सत्र खत्म करना होता है। डिसॉल्व क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब सत्र खत्म नहीं करना, डिसॉल्व का मतलब हाउस खत्म कर देना। हाउस एंड्स, फिर से चुनाव होंगे। अब क्योंकि राज्यसभा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है कि पूरा उड़ जाए, वो फिर से चुनाव होंगे, क्योंकि वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो उसमें वो हाउस डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है। ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व, ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब घोल दिया पानी में, कैसे? बहुमत नहीं है अगर सरकार के पास, तो अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, चलो भैया निकलो, फिर से चुनाव होंगे। सो प्रोरोगेशन इज एंड ऑफ सेशन, डिसोल्यूशन, फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द करंट लोकसभा सेशन। गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। फॉर्मल एंड सेशन, फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द करंट लोकसभा सेशन को नहीं करता, पूरी लोकसभा को एंड कर देता है, ठीक है। सत्र की समाप्ति नहीं करता है, लोकसभा को ही समाप्त कर देता है वो। एडजॉर्नमेंट क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, एडजॉर्नमेंट एडजॉर्नमेंट सेंडाई सब क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं। कुछ और तरह के मोशन देख लो, मोशन क्या होते हैं? पहली बात तो मोशन का मतलब होता है कोई एक फॉर्मल प्रपोजल, जैसे कि अगर कुछ करना है किसी को, कुछ भी करना है किसी को, तो उसके लिए मोशन लाना पड़ता है। मतलब अगर हाउस में सदन के अंदर किसी मेंबर को कुछ करना है कि भाई इस पे डिस्कशन हो, इस पे वोटिंग हो, इस पे एक्शन लिया जाए, तो उसके लिए मोशन लाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खड़े हो चलो भैया शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए फॉर्मल पूरा प्रोसीजर होता है, तो मोशन लाना पड़ता है। अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, क्लोजर मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये सब होते हैं, ठीक है। क्लोजर मोशन, मोशन मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। किसी सदस्य द्वारा सदन में चल रही बहस को संक्षिप्त करने हेतु लाया गया प्रस्ताव, यानी कि भैया इसमें इतना लंबा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इसको कट शॉर्ट कर दो, इसको तुरंत खत्म करो डिबेट को। अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, यानी कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया और फिर डिस्कशन करके वोट करके चला दिया उसके, ठीक है। सिंपल क्लोजर का मतलब ये होता है जितना डिस्कस हो गया सो हो गया, ठीक है, जितना डिस्कस हो गया सो हो गया, नहीं हुआ हो गया, सबको मिलाओ वोटिंग पे चला दो। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कंपार्टमेंट में डिवाइड करके देन वोटिंग पे चला, ठीक है। कंगारू क्लोजर का मतलब होता है जहां पर आप इंपॉर्टेंट क्लोजेस को वोट करते हो, जो इंपॉर्टेंट क्लोज है उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन की बात करें उस पर ही डिस्कशन होगा और बाकी सबको वोटिंग में चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देन आते हैं कॉल अटेंशन मोशन पे। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो गया पब्लिक इंपॉर्टेंस का, मान लो वो किसी एक पर्टिकुलर, मान लो किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो कि हेल्थ क्राइसिस चल रहा है अभी, है ना, दिल्ली में, तो इसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट हैं, कौन है अभी बताओ? जेपी नड्डा, ठीक है। तो उनको उनका जो अटेंशन है उसको कॉल किया जा सकता है, भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हेल्थ लोगों की खराब हो रही है, आप क्या कर रहे हो, तो उनका जो अटेंशन है उसको कॉल करने के लिए ये काम किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द हाउस। जब किसी सदस्य को, हाउस के मेंबर को ये लगे कि प्रोसीडिंग सही से नहीं चल रही है सदन की, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकते हैं, इस पर कोई डिबेट अलाउड नहीं होती है, ठीक। सर गिलोटिन, गिलोटिन होता है आपका जहाँ पे जो अनडिस्कस्ड जो चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है, मतलब जितनी डिबेट हो गई सो हो गई, ठीक है, बाकी तुरंत जो है वोटिंग एथिंग को चढ़ा दिया जाता है यहाँ पे भी, ठीक है, गिलोटिन में भी। क्लियर है? आगे बढ़ें, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या अंतर होता है? रीजन, यहाँ पे रीजन बताने की जरूरत होती है कि क्यों लाया जाता है। देखो सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिनिस्टर से खिलाफ लाया जाता है, ठीक है, मिनिस्टर से खिलाफ लाया जाता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है। अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो इसमें रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती सरकार को, कि उसको करना ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन मैंडेटरी हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, सरकार को रिजाइन करना ही करना है। पाकिस्तान में इमरान खान की जब सरकार गिरी थी तो वहाँ उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या? सरकार को बहुमत के लिए चाहिए लोकसभा में 276 सीटें, बार बार कल से बता रही चीज़ें, ठीक है। ये मोशन में वोटिंग हुई, ठीक है, सरकार के पक्ष में अगर इतने वोट नहीं पड़े तो मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, यानी अगर 276 से ज़्यादा वोट पड़ गए, 276 से ज़्यादा वोट पड़ गए का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर जाएगी। यानी सरकार को कोशिश ये करना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट डालेगी, वो अगेंस्ट में नाम डालेगी कि नहीं कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वोट पड़ गया इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी कि इसको हाउस का सपोर्ट नहीं है। 75 क्लॉज 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर क्रिएटेड रिस्पांसिबल टू लोकसभा था, तो वही है। इट इज पास टू टेस्ट द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा, ओके। इसको लाने के लिए ऐसा नहीं कि जब इसका मनाया राहुल गांधी या किसी ऑपोजिशन का तो ले आया नो कॉन्फिडेंस मोशन, एटलीस्ट 50 मेंबर्स होने चाहिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए तभी लाया जा सकता है। रीजन नहीं बताना आपको, लेकिन 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। यहाँ भी रीजन बताने की जरूरत है कि यहाँ पे 50 मेंबर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, इसको सिर्फ एंटायर के खिलाफ ही लाया जा सकता है, एक सिंगल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि अगर पास हुआ तो सरकार गिरती है फिर, ठीक। इट इज टू टारगेट सम स्पेसिफिक पॉलिसीज एक्शन, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी एक्शन को टारगेट करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पर मेजॉरिटी को टेस्ट करने के लिए लाया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डाउट किसी का तक सर? सिंपल में यार, सिंपल गिलोटिन में सिंपल में वोट में चला दी, इनफ हो गया डिस्कस, चला वोट में। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि भले डिस्कशन नहीं भी हुआ है काफी सारी चीजों पे, कोई बात नहीं, जिस पे हो गया और जिस पे नहीं हुआ सबको मिलाओ और चला दो वोट। कंगारू में क्या इंपॉर्टेंट वाला को डिस्कस कर दो और फिर चला दो वोट में, ठीक, ओके। अब आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब देखो जो हमारे सांसद लोग हैं 1 दिसंबर से मिलेंगे शीतकालीन सत्र में। जैसे हम लोग का स्कूल का टाइम होता था ना कि सुबह 8 बजे से स्कूल शुरू होगा, फिर 12:30 बजे तक चलेगा, फिर 12:30 बजे लंच होगा, 1 बजे तक, फिर 1 बजे से या फिर 12 बजे मान लो 8 का होता था लोग लंच, 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 पे, तो 11 बजे मान लो लंच हुआ, 11:30 तक, फिर 11:30 से 1:30 बजे तक क्लास में फिर हुई और फिर उसके बाद छुट्टी हुई। तो इन लोगों का भी ऐसा ही होता है, इन लोगों का 8 बजे से नहीं, सुबह इन लोग 11 बजे से दिन शुरू होता है, 11 बजे से 11 से 12 पहला घंटा होता है क्वेश्चन नंबर प्रश्नकाल, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअली मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजुअली मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? तो क्वेश्चन तीन तरीके के हो सकते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। इनको अलग अलग उसमें पेपर्स में पब्लिश किया जाता है। जैसे स्टार्ड क्वेश्चन को ग्रीन कलर में, अनस्टार्ड को व्हाइट कलर में, और जो शॉर्ट नोटिस है उसको लाइट पिंक कलर में। और एक और तरीका क्वेश्चन होता है जो येलो कलर में पब्लिश होता है, जिसको हम प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन बोलते हैं। देखो पहली बात तो प्राइवेट मेंबर क्या होता है देखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा ना। ऑलराइट, तो स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है कि मौखिक उत्तर देना है मिनिस्टर को। अगर सवाल पूछा गया तो मौखिक तरीके से उत्तर देना है, ठीक है, ओरली आंसर देना है। अब क्योंकि ओरली आंसर देना है तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो, सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो का मतलब ये है कि काउंटर क्वेश्चनिंग हो सकती है। इट इज लाइक कि भाई मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बोला मेरा नाम अमन है, फिर हम पूछा कहाँ रहते हो, मतलब सप्लीमेंट्री फॉलो कर सकते हैं। अनस्टार्ट में क्या होता है, इसमें सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिटन आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट नोटिस ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट 10 दिन का पहले नोटिस देके। बिना 10 दिन का पहले नोटिस दिए ये वाले सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं। और एक चौथे सवाल होते हैं क्वेश्चन आज टू प्राइवेट मेंबर। ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है? वो मेंबर, ध्यान से सुनना, जो मिनिस्टर नहीं होता है, विच इज नॉट अ मिनिस्टर, हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट मेंबर। तुमको लगता होगा जो सरकार के लोग हैं उसको छोड़ के हम उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, सही लगता है। लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं, तुमको जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ कि विधानसभा में अनंत सिंह जो है, ठीक है, वो बिजली वाले, लैंड क्लूजर वाले, तो ये अनंत सिंह चुनाव जीते हैं, आपको मोकामा सीट से बिहार की। क्या हम इनको सर ये आपके लोकसभा से पढ़ा रहे हैं, बिहार में? अरे भैया नहीं रे, ऐसे वहाँ भी होता है, विधानसभा में भी, ठीक है, ये पढ़ा तो वही करें, लेकिन ऐसे सेम चीज़ वहाँ भी होती हैं। तो वहाँ ये समझ डिटेल में फिर से सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो उदाहरण हमको दे रहे हैं कि नया उदाहरण, इज ही अ प्राइवेट मेंबर नॉट? ये चुनाव जीत गए हैं, बताओ सर। डार्क मोड में स्लाइड बनाइए, चश्मा का पावर बढ़ रहा है। देखो यार, मैं डार्क मोड में पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन डार्क मोड में स्लाइड नहीं बना सकता, ठीक है। तो नो 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 नो, दी आंसर इज यस। सभी ने नो लिखा है, लेकिन दी आंसर इज यस। क्यों क्यों क्यों? आनंद सिंह को तुमने सुना होगा, हमें कोई लालच ही नहीं है मिनिस्टर पद लेने में, हमें मिनिस्टर नहीं बनना। सुना तुमने कभी? सोचा है कि मिनिस्टर नहीं बनना मतलब विधायक बन जाएंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे? क्या तुमने सोचा नहीं? बस हंस दिया तुम। हाँ भैया, मिनिस्टर का मतलब ये होता है पोर्टफोलियो होल्ड करना, ठीक है, पोर्टफोलियो होल्ड करना होता है उसका मतलब। हाँ यस, जैन सिंह ने देखो सही लिखा है। ओके क्लियर। तो जब तक आप कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते हो तब तक आप प्राइवेट मेंबर ही कहलाते हो। अ मिनिस्टर, अ मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। विपक्ष के तो सारे लोग होंगे ही प्राइवेट मेंबर, लेकिन सरकार में अगर कोई पोर्टफोलियो होल्ड, जैसे वो है अपनी मैडम, कौन है जो ब्लूप्रिंट नहीं दिखाती हैं, तो वो शायद मिनिस्टरशिप लेंगे, देखते हैं, तो वो मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन सिंपल है, ठीक है, सिंपल आपको बताना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चार तरीके क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट, शॉर्ट, नोटिस, ये पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। अलग अलग पेपर पब्लिश होते हैं, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर और लाइट पिंक कलर, ग्रीन, व्हाइट और लाइट पिंक, और प्राइवेट वाला येलो में। इनमें स्टार इसलिए बोलते हैं, स्टार मार्क से साइन लगा होता है क्वेश्चन में, इसलिए। ओके चलो एक सेकंड रुकिएगा। तो पहला घंटा तुमने डिस्कस किया प्रश्न निकाल, दूसरा घंटा होता है जीरो आवर इशू निकाल, जहाँ पे दिन का एजेंडा डिसाइड किया जाता है कि हमारा आज मतलब हम लंच के बाद मिलेंगे, क्योंकि 1 बजे के बाद इनका लंच हो जाता है। कभी कभी अगर बहुत इंपॉर्टेंट बिजी चल रहा है तो नहीं होता, लेकिन जनरली हो जाता है, क्योंकि मौज मस्ती तो भी करनी है, शशि थरूर को कैंटीन में जाके समझो, तो मतलब डिस्कशन करना है जियो पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो उसके लिए ब्रेक होता है, ठीक है। तो जीरो आवर में डिसाइड कर लिया जाता है कि हम जब ब्रेक के बाद आके मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो जीरो आवर ध्यान रखना है, क्वेश्चन आवर हो चाहे जीरो आवर, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आवर है, ठीक है, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन आवर है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। ये ना तो संविधान में लिखा हुआ है, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ जीरो आवर, ठीक है। तो जब लंच के बाद मिलेंगे तब क्या करेंगे वो डिसाइड होता है। और फिर जब 1 से 2 लंच होता है, 1 से 2 लंच होता है, ठीक है, और फिर 2 से लेकर 6 बजे तक चलता है। कई बार रात के 10 बजे तक भी चलती हैं, कई बार नहीं, कभी कभी जब जरूरत होती है, ठीक है। हाँ बात करें बिल्कुल प्रियंका जी से, हाँ चलो यार, थरूर पगलू, अच्छा घर से टिफिन लेके आ जाते हैं क्या? हाँ बेटा, टिफिन वो नहीं होता स्टील वाला, इधर से कट कट अचार रख के भी ले जाते हैं, वहीं खोल के खाते हैं। आर्टिकल नंबर 86, राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेजेस। ओके, प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउस जॉइंटली। प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेजेस रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स और अदर मैटर्स। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो हाउसेस को कुछ अगर मैसेज भिजवाना चाहता है तो भिजवा सकता है, बस ये लिखा हुआ है, सिंपल। यानी कि वो हाउसेस को संबोधित भी कर सकता है, सिंपल। 87 में लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस, विशेष भाषण, विशेष संबोधन। 2 सिनेरियो में प्रेसिडेंट विशेष संबोधन करता है। एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जैसे जो 2024 में हुए, फिर 2014 में हुए, 2019 में हुए थे, ये जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। तो इसके बाद जो पहला सत्र मिलता है उसको, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर जो वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस हर फिस्कल ईयर का जो पहला सेशन होता है उसको भी संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। क्यों करते हैं? उसमें क्या करते हैं? तो संबोधित करते हुए दोनों हाउसेस जॉइंटली बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट है वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या क्या किया और आगे गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। भले बोल राष्ट्रपति रहा होता है लेकिन शब्द सरकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि बोल भले द्रौपदी मुर्मू रही हैं, संबोधित कर रही हैं, लेकिन उनको लिख के दिया जाता है भाई मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आपको बोलना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और क्या क्या करेगी। और अगर ये पास ना हो पाए, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। और अगर ये पास ना हो पाया, दिस मींस कि गवर्नमेंट के पास लगता है मेजॉरिटी नहीं है, तो हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर आ जाएगा। इसको पास करवाना होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं करवाना होता है गवर्नमेंट को, अगर बचानी है तो इसको करवाना होता है। इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। स्पेशल एड्रेस है, संबोधन कब करता है? चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा और हर वित्तीय वर्ष के बाद, हर वित्तीय वर्ष का पहला सत्र होगा उसमें। आर्टिकल नंबर 88, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। मंत्री और महान न्यायवादियों के अधिकार लिखे हुए हैं इसमें आर्टिकल 88 में। क्या अधिकार है? राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट कैन वोट ओनली इन दैट हाउस ऑफ विच दे आर अ मेंबर। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन केवल उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। जैसे एस जयशंकर राज्यसभा के सदस्य हैं, तो एस जयशंकर लोकसभा में भी जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ राज्यसभा में कर सकते हैं। मोदी जी हो गए, जाके बोल सकते हैं राज्यसभा में भी,
लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वोट कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ लोकसभा में। राहुल गांधी जाके बोल सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन वोट कहाँ कर सकते हैं? लोकसभा में, क्योंकि वहीं के मेंबर है, ठीक है। तो वोट आप उसी हाउस में कर सकते हो, इसके मेंबर हो बस, ठीक। तो यही कारण है कि क्यों, जब मैंने तुम्हें कल कुछ बताया था कि जनरल लोकसभा के मेंबर क्यों होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो होता है कि ठीक है लोगों के द्वारा इलेक्ट हो गया है तो उसको बनाना ठीक रहता है, लेकिन जैसे मान लो मनमोहन सिंह है, उनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया होगा तो वो अपने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्रॉट ओनली इन द हाउस ऑफ लोकसभा, एंड बिकॉज मनमोहन सिंह वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य थे और वोट तो सिर्फ राज्यसभा में कर सकते, लोकसभा में तो कर नहीं सकते, इसलिए अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट कर नहीं सकते। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से केस में प्रधानमंत्री अपने खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट ही नहीं कर सकता है अगर वो राज्यसभा का मेंबर हुआ तो? क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इसलिए अटॉर्नी जनरल के पास भी अधिकार है, माननीय इसके बारे में पढ़ा था आर्टिकल 76 कि वो लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट किसी भी हाउस में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। 76 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 याद है? ही इज नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, ही कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, हां, ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहां से एक अध्याय खत्म होता है, एक अध्याय शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। ऑफिसर्स का मतलब जो हाउस को, सदन को चलाते हैं, उनको बोलते हैं ऑफिसर्स। ओके, ऑफिसर्स। तो ऑफिसर राज्यसभा में दो होते हैं। कौन कौन होते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। चेयरमैन कौन होता है? ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल मैंने देखा था, परसों देखा था, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो देश का राष्ट्रपति बनेगा अपने आप चेयरमैन बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अभी कौन होगा जरा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताइए? यही सेम चीज आर्टिकल नंबर 89 में लिखी हुई कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है राज्यसभा में। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चेयरमैन का नहीं होता, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, इसका इलेक्शन होता है। ये फुलफिल्स, और इस कौन है अभी करंट में बताइए? फुलफिल द ड्यूटीज एज एक्टिंग चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, यानी अगर चेयरमैन नहीं होता है तो उसकी ड्यूटी फुलफिल करने का काम है। इसका सिर्फ इतना ही काम है, इसको बनाई इसलिए जाता है कि अगर मान लो वो ना हो चेयरमैन, एब्सेंट हो, वेकेंट हो, तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन का काम करता है। करंट में कौन है? हरिवंश राय बच्चन नहीं है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ओके, ही इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन से मेंबर नहीं होता राज्यसभा, नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है। वेल द चेयरमैन प्रिसाइडिंग हाउस, ही इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। अगर चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा है उसको, अगर चेयरमैन हाउस को प्रिसाइड कर रहा है तो किसी और अन्य मेंबर की तरीके ही है, नीचे बैठेगा आराम से, ठीक है, बाल्टी मार के। आर्टिकल 90 टॉक्स अबाउट देयर वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डिप्टी चेयरमैन। तो रेजिग्नेशन चेयरमैन किसको देगा? रेजिग्नेशन चेयरमैन किसको देगा? किसको देगा? प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। पढ़ चुके हैं पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, कंफ्यूज नहीं होना कि चेयरमैन किसको देगा। पढ़ चुके हो तुम, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो डिप्टी चेयरमैन किसको देता है? वो चेयरमैन को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। कैसे हटाया जाता है अगर डिप्टी चेयरमैन को हटाना है? भैया वैसे मेरी सांस फूल रही है आज, पता नहीं क्यों, तो फिर से मुझे रिपीट ना करनी पड़े कि चेयरमैन का रिमूवल हम पढ़ चुके हैं। अभी मत बोलना कि सर चेयरमैन का रिमूवल कैसे होता है, ये डिप्टी चेयरमैन का पढ़ रहे हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी इन दी राज्यसभा, प्रभावी बहुमत चाहिए राज्यसभा में। चेयरमैन को कैसे हटाया जा रहा था राज्यसभा में? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इन दी राज्यसभा, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। यहाँ पे लोकसभा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है डिप्टी चेयरमैन के केस में, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में बताया मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज उसको हटा देना और डिवाइड बाय 2+1, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटीज। इनके पावर और क्या होते हैं, ठीक है, पावर और ड्यूटी क्या होते हैं हमें देखना है, ठीक है। उपसभापति की शक्तियां और कर्तव्य। भैया यति जो है आ चुकी है, आज गेट बंद कर लिया, ठीक है। कल वाली क्लास में काफी डिस्टर्ब किया, तो भैया गेट में लगी हुई है कट। तो बढ़ते हैं अभी पावर्स और ड्यूटीज देखते हैं। ब्लैक स्लाइड्स नॉट वाइट, ओके। ब्लैक में थोड़ा सा होता ही है कि इसमें कलर ऑप्शंस कम होते हैं, इसलिए वैसे होता है ना। चलो तो शुरू किया जाए, पावर्स एंड ड्यूटीज। ऑलराइट, हाँ ठीक है, ब्लैक लाइट अराउंड वाइट अमन देख के तुम्हारा मैसेज। तो पार्ट 5 के 5 चैप्टर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ओके। तो पावर डिप्टी, और उसमें बात करते हैं पावर्स क्या होती हैं। सो व्हेन सीट्स ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आर वेकेंट, तो जब अध्यक्ष मतलब जब सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हों, तब राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदस्य को राज्यसभा के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए चुन सकता है। सीट्स ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आर वेकेंट, देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बट व्हेन दे बोथ आर एब्सेंट, देन वन मेंबर ऑफ द पैनल वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन प्रिसाइड्स। मतलब समझे नहीं तुम, ठीक है, तुम भी समझे नहीं, कितने लोग नहीं समझे, कितने लोग नहीं समझे अभी तक? देखो आ गई दूसरे दरवाजे से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो आपको? शांत रहना। तो एब्सेंट और वेकेंट में अंतर क्या होता है? तो वेकेंट का मतलब ये है कि सीट खाली हो गई, वो सीट वेकेंट हो सकती है ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन, ठीक है, या ड्यू टू रिमूवल, ठीक है, ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो सीट वेकेंट हो जाती है। एब्सेंट होती है जैसे कोई बीमार हो गया है, कोई कहीं गया है, किसी घर में शादी है, तो मतलब वो लौट के आएगा, वो सीट वेकेंट नहीं हुई है। वेकेंट इन केसेस में होती है डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल केस में, ठीक है। तो अगर वेकेंट हो गई है दोनों की, देखो चेयरमैन की अगर वेकेंट हो गई तो डिप्टी चेयरमैन आ जाएगा, ठीक है। अगर चेयरमैन एब्सेंट हो गया आगे डिप्टी चेयरमैन आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेकेंट हो गए हैं तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को चुन लेगा टेम्परेरी तौर पे एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाउस से बोल देगा कि आप अपना कोई परमानेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सेलेक्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों एब्सेंट हो जाते हैं उस केस में जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो एक पैनल बिठा के रखता है, एक पैनल बिठा के रखता है, लगभग 6 लोग का होता है, ठीक है। और उसमें से कोई आके प्रिसाइड कर लेता है, उसमें से कोई प्रिसाइड कर लेता है अगर दोनों एब्सेंट हो गए तो। लेकिन अगर दोनों वेकेंट है उस केस में पैनल से कोई नहीं आके बैठेगा, उस केस में प्रेसिडेंट किसी को बिठाएगा कुछ समय के लिए और बोल देगा कि अपना परमानेंट, या फिर परमानेंट क्यों, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दिया, उस टाइम पे मान लो जो डिप्टी चेयरमैन था हरिवंश नारायण सिंह, वो भी अगर उनकी भी सीट वेकेंट हो जाती उनके किसी कारणवश, तो फिर होता क्या कि भाई 6 महीने के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो आपका बन जाएगा चेयरमैन, राइट, डिसाइड कर लेगा। 92 पे आते हैं, ओके।
हाँ, दिस टॉक्स अबाउट चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। अब ये इनके रिमूवल की बात कर रहा है कि जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तब ये सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, सत्र को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझो ये हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और ये इसके मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कौन है? ये इसके मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा देन उस केस में ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो इनको नीचे आके बैठना होगा। दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर ओन रिमूवल रेजोल्यूशन, ठीक है। सो दैट वो गलत तरीके से फेवर ना करें खुद को, ठीक है। दे कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट इन द केस। अब इसको अभी मत पढ़ो बिकॉज़ जब मैं वोटिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है। फिर से इसमें वापस लेके आऊंगा आपको और वहां पे फिर बताऊंगा इसको, अभी मत इसको देखना, ठीक है। तो हमने भी क्या शुरू किया था? हमने शुरू किया था आर्टिकल नंबर 89 से ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पे तो हमने राज्यसभा के ऑफिसर देख लिए। अब हम जो ऑफिसर देखेंगे वो देखेंगे लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा के ऑफिसर्स, तो लोकसभा जैसे राज्यसभा में दो ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वैसे यहाँ पे होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। वहां पे तो हमने देखा था कि चेयरमैन कोई अलग से इलेक्शन नहीं हो रहा था, जो वाइस प्रेसिडेंट बन रहा था वही अपने आप राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जा रहा था। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो बनेगा वाइस प्रेसिडेंट वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। लोकसभा में ऐसा नहीं है कि वहां का स्पीकर अपने आप कुछ ऐसा कुछ, तो वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए चुनाव होते हैं। जैसे राज्यसभा में तो सिर्फ डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनाव हो रहा था, ठीक है, चेयरमैन चुनने के लिए। यहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों चुनने के लिए चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और लोकसभा जो है चुन लेती है अपना, ठीक है। पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो पहले डिप्टी स्पीकर थे वो एम ए अयंगर थे वो, ठीक है, क्लियर। लेकिन 2019 से अभी जो करंट लोकसभा जो चल रही है 2019 ऑनवर्ड से कोई डिप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया गया। स्पीकर तो आपको पता है कौन है करंट में? ओम बिरला है, लेकिन डिप्टी स्पीकर अभी तक अपॉइंट किया ही नहीं गया है, समझा? क्योंकि 93 में ये लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लेकिन 93 में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है कि इस टाइम लिमिट पे ये चूज करना ही होगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब होता क्या है कि क्यों यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को नहीं चुना गया 2019 से, उसके पीछे का कारण भी है, ठीक है। कारण क्या है? कारण क्या है? शांत रहो, ठीक है। तो कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि जनरली एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से होता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है। ये कन्वेंशन है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। तो जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसका कहना है कि भाई कन्वेंशन हम चेंज करेंगे, डिप्टी स्पीकर भी हमारी पार्टी से ही होगा, ठीक है। तो इसके खिलाफ है जो विपक्ष के लोग हैं, तो इसीलिए अभी तक ये पोस्ट नहीं भरी है डिप्टी स्पीकर की, ओके। अब आते हैं इनके वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करते हैं। जैसे पहले हमने इनके बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर इनके वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करें, फिर इनके पावर ड्यूटी के बारे में, तो वैसे यहाँ पर भी पहले इनके बारे में जाना, अब इनके वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्शन जो स्पीकर होता है इसके इलेक्शन की जो डेट है, इसके इलेक्शन की जो डेट है ये फिक्स कौन करता है? इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये राष्ट्रपति फिक्स करता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट होती है दिस इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि स्पीकर की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, डिप्टी स्पीकर की फिक्स कौन करेगा? स्पीकर फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, ओके, ठीक है। अब आते हैं इनके वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल पे। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी स्पीकर होता है जिसका काम ये होता है कि जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, ठीक है, जो नई लोकसभा अभी बनी है उसके मेंबर्स को शपथ दिला सके। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा बनी थी, ठीक है, 18वीं लोकसभा बनी थी कि नहीं, तो उसमें जब नई लोकसभा आई तो अभी स्पीकर तो इन लोगों ने चुना नहीं, क्योंकि अभी तो नई लोकसभा आई है, तो अभी स्पीकर तो सेलेक्ट हुआ नहीं है, तो फिर इनको कौन शपथ वगैरह दिलाएगा सारे मेंबर्स को? तो ये एक टेम्पररी स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है बाई द प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंट कर दिया जाता है बाई द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट कर देता है कौन? प्रेसिडेंट। किस काम के लिए? सिर्फ ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। जैसे 18वीं लोकसभा जो भी बनी थी उसमें कौन थे? उसमें कोई ऐसे भर्तृहरि मेहताब करके कुछ तो नाम था उनका, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, ठीक है। इनको शपथ दिलाई राष्ट्रपति ने खुद, ठीक है, बेटू शोर होना जाओ, ठीक है। तो इनको शपथ किसने दिलाई? प्रेसिडेंट ने खुद इनको शपथ दिलाई और इन्होंने बाकी मेंबर्स को शपथ दिला दी। और जैसे शपथ वाला कार्यक्रम हो गया यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई है ना कि भाई सीनियर मोस्ट मेंबर कांग्रेस के थे तो उन्होंने बोला कि हमारा क्यों नहीं चुना गया, ठीक है, बीजेपी, तो खैर कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, लेकिन इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ये दिलाते हैं सारे मेंबर्स को और उसके बाद ये अपना हट जाते हैं जैसे ही हाउस अपना एक परमानेंट स्पीकर चुन लेती है वैसे ही, ठीक है। अब इनके वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करते हैं। तो रेजिग्नेशन की अगर बात करें तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, ये दोनों एक दूसरे को दे देते हैं। जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट केस में कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, उसी तरीके से स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन दे देता है, ठीक है। रिमूवल की अगर बात करेंगे तो रिमूवल यहाँ पे भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है, प्रभावी बहुमत से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो इस 543 सीट्स में से मान लेते हैं कि 10 वेकेंट है तो 533, तो इसका डिवाइड बाय 2+1, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो स्पीकर कंटिन्यूस टिल न्यू स्पीकर इलेक्टेड, ठीक है, जब तक नया स्पीकर नहीं इलेक्ट होता तब तक स्पीकर वो कंटिन्यू करता है ऑफिस में, ठीक है, क्लियर है चीज। He does not immediately resign after the resolution of Lok Sabha and continue till the newly elected Lok Sabha meets. ये resign तुरंत नहीं करता है, करना तो पड़ता है इसको, लेकिन तुरंत रेजिग्नेशन नहीं देता जब तक कि नई लोकसभा बनके नहीं आ जाती है, ठीक है, तब तक ये रेजिग्नेशन नहीं देता है, इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन स्पीकर डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रिमूवल इफेक्टिव मेजॉरिटी से दोनों का होता है और स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं करता है। और जब ये तो मैंने आपको चीज बताई दी है, और जब स्पीकर डिसाइड कर रहा है उसको तो डिप्टी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। और ये ध्यान रखना डिप्टी स्पीकर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर का, ध्यान रखना डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर अंडर स्पीकर, उसका काम उसको इसलिए सिर्फ अपॉइंट करके रखा जाता है कि अगर एब्सेंट है वैकेंट है तो वो स्पीकर की ड्यूटीज को फुलफिल कर सके, ओके। डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट, इफ द सीट इज वैकेंट देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। समझो क्या लिखा है, वही सेम चीज है जो वहां लिखी हुई थी। इफ द सीट ऑफ बोथ इज वैकेंट, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को चूज कर सकता है कि आप ड्यूटी फुलफिल करो। लेकिन अगर दोनों एब्सेंट हैं, दोनों एब्सेंट का मतलब आपको पता है कि भाई मान लो दोनों बीमार हैं या फिर एक फॉरेन में गया है, एक बीमार है, कुछ घर में कार्यक्रम है, किसी कारण से वो नहीं है अभी, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर प्रिसाइड। मतलब जैसे वहां पैनल ऑफ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन था, ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन था, उनमें से कोई आ रहा था, ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में। वैसे ही यहाँ पे जो स्पीकर होता है वो 10 लोगों का पैनल बना के रखता है चेयरपर्सन का, उनमें से कोई आ जाता है प्रिसाइड करने के लिए हाउस को, ठीक है। अगर वैकेंट है दोनों तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देगा, अगर दोनों एब्सेंट है तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछे, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ।
सर इको आ रही है। अच्छा तो मारेंगे। चलो तो नो डाउट, ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर अगेन वही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस को अगर इनके रिमूवल का मोशन चल रहा होगा तो सिंपली कौन है जो यहाँ पे बैठते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्पीकर हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, यानी कि जब लोकसभा का अध्यक्ष, एक सेकंड रुकने इसको नीचे छोड़ जाते हैं, ठीक है अपना डिस्टर्ब करते रहेगी। चलो चलो यानी हर हाउस का अलग अलग सेक्रेटरी का पावर है रिमूवल के टाइम पे जब इनका रेजोल्यूशन चल रहा है वो वोटिंग में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी सैलरी अलाउंसेस लिखे हुए हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। 98 में सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट है, यानी हर हाउस का अलग अलग सेक्रेटरी स्टाफ होता है जो उनके डे टू डे काम करता है। आपको पता है ठीक है, हमारे लोग विधायक लोग और सांसद लोग कितने कैपेबल हैं काम करने के, है ना, ये तो हमें पता है कितने कैपेबल हैं काम करने के, कितने को समझ आएगा कुछ छोड़ दिया जाए तो सारे काम कौन करता है, तो जो आईएएस ऑफिसर या बाकी जो ऑफिसर होते हैं जिनको हाउस खुद अपॉइंट करता है दोनों हाउस को, तो वो सेक्रेटरी स्टाफ कहलाता है जो आर्टिकल में 98 में लिखा हुआ है। 99 में इनके ओथ अफर्मेशंस लिखे हुए हैं, शपथ लिखे हुए हैं। शपथ कौन दिलाता है अभी हमने देखा, जो न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा होती है उसमें कौन दिलाता है, टोटम स्पीकर दिलाता है। एवरी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस मस्ट टेक ओथ बिफोर टेकिंग हिज सीट एज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। तो इनको कौन ओथ दिलाता है, तो जैसे या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या फिर किसी ने जिनको अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ओके ठीक क्लियर है। तो जैसे हमने देखा था लोकसभा के मेंबर्स की अगर बात करें तो टोटम स्पीकर ओथ दिलाता है, ठीक है क्लियर। और राज्यसभा में कौन दिलाएगा, राज्यसभा में कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट खुद या तो बोल देगा वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन राज्यसभा, जनरली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही दिलाता है, तो प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही दिलाता है, ठीक है। चलो आर्टिकल 100 पे आते हैं, बस खत्म ही है। आर्टिकल 100 टॉक्स अबाउट दी वोटिंग इन दी हाउसेस, ठीक है, वोटिंग इन हाउस एंड कोरम, ठीक है, सदनों में मतदान और गढ़ पूर्ति की बात करता है आर्टिकल नंबर 100, ओके। आर्टिकल नंबर 100 बात करता है वोटिंग एंड कोरम की। अब यही पे हमें समझ में आएगा अच्छे से जब मैं आपको बताना चाह रहा था वोटिंग वाला। देखो पहली बात तो 100 क्लॉज 1 बोला था चेयरमैन और स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन सच अ केस ऑफ टाइम। क्या है, देखो वोटिंग हाउस में होती है अलग अलग मैटर्स पे, और आपने हो सकता है देखी भी हो वोटिंग हाउस में वोटिंग दो तरीके से होती है, या तो मौखिक तौर से होती है, ओरली होती है, या वो बटन बटन दबा के ऐसे समझ सकते हो वोटिंग होती है। ओरली किस तरीके से होती है वोटिंग, तो ओरली ऐसे अगर आपने सुना हो कि जैसे कोई भी चीज़ अगर पास करानी है तो दोज हु आर इन फेवर से ए, दोज हु आर नॉट इन फेवर से नो, आई थिंक द एज हैव इट, द एज हैव इट इन द बिल, या फिर जो भी चीज़ है वो पास हो गई आपकी, ठीक है। और आई थिंक द नोज हैव इट इन द बिल इज पास और नॉट पास जो भी है, तो कौन बोलता है आई थिंक द एज हैव इट, द एज हैव इट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ऑब्वियस बात है वो डिसाइड करता है। वो क्या बोलता है कि वो दोज आर इन फेवर से ए तो लोग बोलेंगे ए, फिर वो बोलेगा दोज आर नॉट इन फेवर से नो, तो सब बोलेंगे नो, तो उसको लगेगा ए, ज्यादा लोगों ने ए बोला तो बोलेगा आई थिंक द एज हैव इट इन दिस थिंग इज पास, या फिर उसको लगेगा नो, ज्यादा लोगों ने बोला तो नोज हैव इट इन द बिल इज पास, ठीक है। तो एज और नोज करके वोटिंग हो जाती है। लेकिन अगर उसमें से किसी ने बोल दिया नहीं हमें तो लग रहा है एज हैव इट, हमें तो लग रहा है नोज हैव इट, तो फिर यहाँ पर वोटिंग इस तरीके से होती है कि भाई वो लिख के वोटिंग समझ लो कि फिर वो गिनती विनती होती है प्रॉपर तरीके से। खैर तो ये जो लोग हैं ना ये क्या करते हैं, ये वोट करते हैं, ये सब लोग वोट करते हैं, ये नहीं करता वोट, इसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक। मान लो कि वोटिंग हुई गिनती वाली, ये मौखिक वाली नहीं, मौखिक में तो निर्णय यही दे देता है कि आई थिंक द एज हैव इट, नोज हैव इट। लेकिन अगर मान लो हुई और 50-50 हो गया, 50 लोग ए बोल रहे हैं 50 लोग नो बोल रहे हैं, उस केस में अब वो तो हो गया, तो इसके पास पावर है कि तुम एक वोट डाल के डिसाइड कर लो कि इसके पक्ष में जाएगा इसके पक्ष में जाएगा, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट विच इज द डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, यानी कि अगर वोट इक्वालिटी हो गई है 50-50 हो गया तो एक कास्टिंग वोट डलता है, डिसाइड होता है मैटर कि भाई एज हैव इट और नोज हैव इट, और उस केस में फिर वो होता है, ठीक। अब यहाँ पे जब हम देख रहे थे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर डिप्टी स्पीकर, इन लोगों के पास क्या वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, हाँ या ना बताइए, इन लोगों के पास क्या वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, हाँ या ना, द आंसर इज नो, ठीक है, टाई ब्रेकर बिल्कुल नो, क्योंकि वोट सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ये सिर्फ कास्टिंग वोट रहेगा। अब समझो अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो ये कहाँ यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, और यहाँ बैठेंगे तो इनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा। लेकिन अब कास्टिंग वोट चला गया इनके हाथ से। लेकिन एक ऐसा आदमी इन चारों में, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर डिप्टी स्पीकर, इन चारों में से एक ऐसा आदमी है जिसके पास बेचारे के पास फर्स्ट इंस्टेंस का भी नहीं रहता है अगर इसका रिमोट रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो कौन होगा, गेस करो, गेस करो वो कौन आदमी होगा इन चारों में से जिसके पास फर्स्ट इंस्टेंस का भी नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों, याद करो बताया था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और बिना आप किसी हाउस का मेंबर हुए उस हाउस में वोट नहीं कर सकते। हाँ डिसाइडिंग वोट आपको दे दिया गया कि अगर इक्वालिटी अगर वोट हो जाए तो तुम डिसाइड कर लेना टाई ब्रेकर के तौर पे, लेकिन वोट तुम तभी कर सकते हो फर्स्ट इंस्टेंस वाली अगर उसके मेंबर हो गए तभी। अटॉर्नी जनरल क्यों वोट नहीं कर पा रहा था किसी हाउस में, भले दोनों हाउस में जाके बोल सकता था बैठ सकता था क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं था इसलिए। तो बेचारा राज्यसभा का जो चेयरमैन है अगर इसका रिमोट रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो कास्टिंग तो जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट इंस्टेंस भी चला जाएगा, ठीक है। इसी आर्टिकल में कोरम भी लिखा हुआ है, कोरम का मतलब होता है गढ़पूर्ति, यानी 10% कोरम, यानी मिनिमम 1/10 मेंबर अगर हाउस के नहीं आएंगे किसी दिन में, ठीक है। अभी हमने देखा था हर दिन मीटिंग होती है, मीटिंग में सिटिंग होती है, सिटिंग में पहली सिटिंग में क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर लंच हो गया, फिर सिटिंग हो रही है 5-6 बजे तक। तो अगर किसी कभी लगा कि भाई 1/10 नहीं है, जैसे कि 550 550, अगर हम बात करेंगे 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में, तो अगर 55 लोग, इसका 1/10 कितना होगा 55, राज्यसभा में 25 हो जाएगा। तो अगर लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजॉर्न कर देगा, क्या कर देगा, हाउस को एडजॉर्न कर देगा। ये पूरा हटा दूं मैं, ये ना हटाऊंगा, यहाँ लिख दूं, ठीक है, हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ये जो एडजॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये जो एडजॉर्न लिखा हुआ था। एडजॉर्न का मतलब क्या हुआ समझ में आया आपको, यानी कि अगर सेशन में कोरम नहीं है, ठीक है, अगर मान लो सेटिंग में कोरम नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा केस में जो चेयरमैन है वो क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि अभी आप लोग जाओ। एडजॉर्न का मतलब जाओ, कल मस्त नहा धो के आना, या लंच के बाद लोग मिलते हैं, अभी तो हमें समझ ना आ रहा कि कोई कोरम वगैरह भी है। जैसे होता नहीं था कि किसी दिन बरसात होती थी बहुत ज़्यादा, स्कूल में से कुछ ही बच्चे पहुंचे, चलो यार बोल देता जो मन है वो करो, बस शोर मत मचाना, ऐसा बोलता था वो, है ना, बोलता था कि नहीं बोलता था, तो बस वैसा टाइप ही है कि चलो ठीक है कोई नहीं बाद में मिलते हैं, ठीक है शाम को या कल, इस तरीके से। साइन डाई क्या होता है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। साइन डाई का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का झंडा होता है जो राष्ट्रपति को दिखाता है प्रेसिडेंट ऑफिसर कि इस सेशन का काम पूरा हो चुका है, अब आप हाउस को प्रोरोग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शीतकालीन सत्र है, ठीक है, मान लो 19 से 18 को इनका काम पूरा हो गया, तो स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा प्रेसिडेंट से बोलेगा काम खत्म हो गया, एडजर्न साइन डाई, एडजर्न साइन डाई का मतलब घर जाओ, अब आने की जरूरत नहीं, अब अगले सेशन में आना, अब आने की जरूरत नहीं, अब अगले सेशन में आना, तो यानी वो बताएगा नहीं कि कब आना है क्योंकि वो अपने आप नहीं था इसमें, ठीक है, वो उसमें
नहीं था ये चीज़ कि भाई अगला जो सेशन है उसी में ही तो आएंगे, तो वो कोई डेट नहीं बतानी है। जनरल सेनेटाई में कोई डेट ऑफ मीटिंग नहीं बताई जाती है विदाउट फिक्सिंग अ डेट। इसमें बताई जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि बताई नहीं जाती है कि अपने आप नहीं, तो इसमें अगले सेशन में आना बेटा मस्त ना, तो यानी कि प्रेसिडेंट को साइन है कि आप सेशन को प्रोरोग कर दो। सेशन को प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, समन करने की पावर प्रेसिडेंट के, डिसॉल्व प्रेसिडेंट हाउस को, लोकसभा को। लेकिन एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सेनेटाई कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन कर रहा है? पीठासीन अधिकारी कर रहा है। ठीक है, समझ में आई चीज़? तो पल्ले पड़ी कि ना चीज़, बस आखिरी ये देख लो, आखिरी 2 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद छुट्टी। फिर एडजर्न करो क्लास। अच्छा बस तो नहीं करेंगे ना 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 ना, अभी तो मज़ा आएगा तुमको। तुम बोल रहे हो कि बस करो, आज 11-11 भूल गए। हाँ सर बस करिए फट। अच्छा सर प्लीज़ अब बस, वरना बाउंसर जाएगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक 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 ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, थिंक ज़्यादा हो गया आज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं, बैच तो ले लो। अगर आपको जो है रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर्स की एंड नोट्स चाहिए, अनरिटन पीपीटी की पीडीएफ चाहिए, टॉपिक वाइज क्विज चाहिए, वीकली क्विज चाहिए एंड सब कुछ चाहिए आपको, दुनिया जहान की सारी चीज़, वो भी ये भी, हर कोई चीज़ चाहिए। सब का एक ही निवारण है सारे दुखों का। क्यों? अब तुमको रहा है मजाक थोड़ी नहीं कर रहा। अब मान लो जैसे तुमको चाहिए एक अच्छी, मान लो कन्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबको चाहिए जितने लड़के हैं, और सबको लड़कियों को एक क्या वर चाहिए होता है ना, वो भी यही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे तुमने बैच लिया, ठीक है, तुम्हारे जी के अच्छे नंबर आएंगे, फिर तुम्हारा होगा सिलेक्शन, और जब तुम्हारा होगा सिलेक्शन तो बस मिल जाएगी वो चीज़ तुम्हें। तो भले डायरेक्टली तो ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी मिल रहा है, इनडायरेक्टली वो भी मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है। सोचो ज़रा सोचो। और भैया क्लिप्स वाले चैनल पे क्लिप्स आई है, देखी कि नहीं देखी? ये तलविंदर कौन है बेटा? जिस दिन हम फेस रिवील करेंगे पता चल जाएगा तुमको तलविंदर कौन है, ठीक है? तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, क्लिप्स वाले चैनल पे क्लिप्स डली है। कोई कोई बोल रहा था कि सर उसमें क्लिप्स कम, परमार लिप्स ज़्यादा लग रहा है वो। तो कोई नहीं, उसका लोगो हम चेंज करवा देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सी अलग कलर में हो गया है। और वही जिसको मतलब पूरा एक बुक फॉर्मेट में चाहिए हार्ड कॉपी, तो फैट में ले सकते हो, और उसमें अगर कोई एड ऑन है वो वहाँ पे कर सकते हैं। एंड लिटिल बॉय इज़ फॉर दी MCQs, ठीक है? अगर आपको MCQs लगाने हैं तो लिटिल बॉय। ऑलराइट, बैच ले लो बैच। मॉन्स्टर एनर्जी, मॉन्स्टर का प्रचार करते रहोगे कि बैच का भी करोगे हमारे? तो भैया इंग्लिश बैच भी है हमारे पास, और हमारे पास कॉम्बो बैच भी है, परमार 4.0 को ओपन यूज़ करके। ओके, जितेंद्र, हेलो सर, दिस साइड रिया फ्रॉम JJ क्लासेस दिल्ली। जैन सर, मैथ्स ऑफलाइन एजुकेटर, इज प्लानिंग टू स्टार्ट PYQ सीरीज ऑन YT, वांट्स टू डिस्कस विथ यू, रिजाइन फ्रॉम CGL स्कोर। ओके ओके रिया जी, जितेंद्र जैन, ओके। अच्छा मत करें फेस रिवील, ऐसे ही अच्छे हैं। ओके सर इतनी को बुलाओ, आई तो फिर थी लेकिन वापस भेज दिया। किस रैंक पे आप फेस रिवील करोगे? किस रैंक पे आप फेस? सूरज पांडे बेटा, जवान जो मैं देता हूँ ना, तो फिर उसका भी क्या बोलते हैं, उसको जवान को रखता भी हूँ। यानी कि अगर तुम CGL, ठीक है, मतलब 100 रैंक के अंदर क्रैंक कर ले तो कोई भी, फिर सबके लिए भाई, सबके लिए ये तो मैं, ये पॉलिसी तो मेरी जाने कब से, और किया भी है। जिसने अगर क्रैक किया है और जिसने बोला है, पूछा, उसको मैंने किया है भाई रिवील। पूछ लेना जो 2023 बैच के हों, 24 के हों, कि उन्होंने अगर मांग, उनकी उतनी रैंक आई है और उन्होंने अगर मांगा है, सो मैंने दिया है, ठीक है, दिखाया है। ये रूल है भाई मेरा। अच्छा, नहीं डराया नहीं है। कल से ब्लैक स्लाइड्स, हाँ बोलिए। नहीं भाई, वोटिंग होगी, वोटिंग होगी।
आप मिलोगे, मिलने के लिए तो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली मतलब जो 2000 हो सकता है, जो 25 वाले ही हैं, मतलब इसी बैच से ही, 26 की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी बैच से ही मोस्ट प्रॉब्ली ये भी कार्यक्रम होगा शायद। ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी होगा। सर आपकी आवाज़ कहीं देखेला लगता है। अच्छा तुम्हारी शक्ल भी मुझे पीयूष कहीं सुनेला लगता है। आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे आज, बस इतना ही होगा आज। क्वेश्चन एक साथ करेंगे, आज का लेक्चर फिर कल का लेक्चर, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसको हमें आराम से अच्छे से समझना है, ये समझने वाला टॉपिक है, फील लेने वाला टॉपिक है, फील लेना पड़ेगा इसमें आपको। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो पार्ट 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म ऋषिका सर, आपकी सफ़र चैनल पे डेली एक वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी है वीडियोज़। ओके, थैंक यू। सर